सबको लगता था कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, उससे कई फायदे हैं। एक तो है कि परिवार की आर्थिक हालत सुधर जाएगी, दूसरी है कि परिवार की इज्जत होगी कि भाई इनका बेटा इंजीनियर है, और तीसरा, जो बन रहे थे इंजीनियर उनके लिए सबसे अच्छा था कि उनकी शादी अच्छी होगी। उस ज़माने में इंजीनियर्स का शादी का मार्केट ऊंचा था बाकी के मुकाबले। दूसरे नंबर पर डॉक्टर थे, बाकी फिर पीछे थे। तो हमें भी भेजा गया। पूरे के पूरे साइंस कॉलेज के छात्र मित्रों उसी तरह से, पहले हम नहीं समझा सकते थे, आपको अब समझा सकते हैं। आप लोगों ने आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी। थ्री इडियट्स में जो एक रटने वाला कैरेक्टर है, जो रटता रहता है, चतुर नाम का, अधिकांश विद्यार्थी उसी तरह के थे कि उनको अपना जीवन बनाना था, सब कुछ कुर्बान करके इंजीनियर बनना था। और हम कुछ नामालूम नालायक इस तरह के थे कि हमें वो नहीं बनना था, हमें ज़िंदगी का लुत्फ उठाना था। 2006 में मेरी किताब छपी, संविधान के का सच के नाम से, और उसकी भूमिका लाहौटी ने लिखी। मैं दो तीन पंक्तियाँ, कुछ पंक्तियाँ जो उन्होंने प्रस्तावना में लिखी हैं, मैं पढ़ देता हूँ, कि वैसे तो याद रहती नहीं। उन्होंने लिखा कि मैंने श्री कनक तिवारी की कृति संविधान का सच को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। कदाचित यह पुस्तक पुस्तक ही नहीं, एक दस्तावेज है। मारुति कंपनी की गाड़ी थी, उसको चलाते हुए कार को मैं चला जा रहा था, मारुति 800। रायपुर से 10 किलोमीटर आगे निकला बिलासपुर की तरफ, तो राजभवन से रायपुर के टेलीफोन आया, राज्यपाल के सेक्रेटरी केसरी का, कि महामहिम आपको तत्काल बुला रहे हैं, वापस आइए, आप गाड़ी रोकिए अपनी, महामहिम आपके साथ भोजन करेंगे और वो भोजन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी अजब तरह की खबर थी कि राज्यपाल मेरे साथ भोजन करने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं कौन हूँ? मैं तो छोटा सा एक मामूली सा वकील हूँ, और राज्यपाल है। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से मैं आपसे यूट्यूब पर बात कर रहा हूँ, और बात करते करते मैं अपनी यादों को फिर से सघन कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब 83 बार उम्र में नया क्या होगा, या उसका भविष्य क्या होगा? अब तो बार बार अतीत में लौटना पड़ता है, यादों को संघन करना पड़ता है, यादों को याद करना पड़ता है। वे यादें क्या जो भुला दी जाएं, और फिर सबसे शेयर करना पड़ता है। आज ही मैं, किसी ने मुझे खबर भेजी, संदेश भेजा व्हाट्सएप पर, कि देश के मशहूर डॉक्टर नरेश त्रेहान बता रहे थे, उनका पहला ही वाक्य था कि हिंदुस्तान में 60 बरस की उम्र के ऊपर केवल 11% लोग बचते हैं, 89% नहीं बचते। फिर आगे प्रतिशत घटता चला गया, मैं घबरा गया। एक मेरे दोस्त ने बताया कि यार तू 83 पार उम्र का है, अब हमारे एज ग्रुप में, जिस उम्र में हम आ गए हैं, 1% लोग हैं पूरे देश में, मैंने बमुश्किल करोड़ भर होंगे, हम उनमें आ गए हैं। पता नहीं कब तक हैं, क्योंकि संख्या घटती चली जा रही है, जिंदगी के दिन और रातें घटते चले जा रहे हैं। खैर, उससे कोई डर नहीं है, वो तो सबके साथ है। इस तरह से यादों को करने में, पुरानी यादें करने में थ्रिल आती है, नई यादें तो बहुत कम होती हैं। जैसे कोई नदी है, जब पहाड़ों से निकलती है इठलाती हुई, उछल कूद करती हुई, अभिसार सबसे करती है पहाड़ों से, गाना गाती हुई, संगीत बजाती हुई, और फिर धीरे 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 वो जब मैदानी नदी बनती है, तो उसका बहाव कम हो जाता है, पाट उसका चौड़ा हो जाता है, वो खेतों को सींचती है, लोगों को पीने का पानी देती है, और बहुत से काम नदी के होते हैं। लेकिन वो बात नहीं रहती जो उसकी जवानी में, उसके बचपन में होती है। बचपन की यादें करना, जो नौजवानी की यादें करना, एक बड़ा शगल नहीं, एक बहुत ज़िंदगी को जीने की, शऊर के साथ जीने की ज़रूरत है। हम लोग जिस ज़माने में थे, मैं 1940 में पैदा हुआ, हम जिस ज़माने में थे वो जवाहरलाल नेहरू का ज़माना था, जब हम स्कूल में थे। मैंने 1957 में मैट्रिक पास किया, और 6 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता था उस समय, उसको पढ़ने के लिए साइंस कॉलेज में भर्ती हुआ 1957 में। हमारा ज़माना माता पिता से डरने का, माता पिता का अदब करने का, गुरु के अनुशासन में रहने का ज़माना था। आजकल की तरह नहीं था, बल्कि आजकल के बच्चों की भाषा में कहें तो हम लल्लू थे, सीधे साधे थे, विद्रोह नहीं कर पाते थे। लेकिन जिस दिन हम साइंस कॉलेज में आए, हमने पहला कदम रखा, तो हम अपने अनुशासन में आ गए, हॉस्टल में आ गए, हमें नई ज़िंदगी मिली, नए ढंग से जीने का मौका मिला। हमें लगा कि हमको अपने अनुशासन में, अपने नियंत्रण में
हमको एक ज़िंदगी उछाल दे रही है, उसके साथ हमको जीना है। अद्भुत अनुभव था वो। आज़ाद होने का, उन्मत्त होने का, जवान होने का अनुभव, एक अद्भुत अनुभव तो होता है। आप में से बहुतों के साथ ये अनुभव हुआ है, होता भी रहेगा। जब हम साइंस कॉलेज में आए, तो हमारे माता-पिता, सबके जितने बच्चे भर्ती होते थे वहाँ, अकेला साइंस कॉलेज था पूरे छत्तीसगढ़ में। सबके मन में ख्वाब होता था, ख्वाहिश होती थी कि हमारा बेटा इंजीनियर बने। तो जवाहरलाल नेहरू के कारण टेक्नोलॉजी का ज़माना था, एटॉमिक शक्ति का ज़माना था, नई-नई योजनाओं का ज़माना था, भारत के औद्योगिकरण का ज़माना था। सबको लगता था कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, उससे कई फ़ायदे हैं। एक तो है कि परिवार की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। दूसरी ये कि परिवार की इज़्ज़त होगी कि भाई इनका बेटा इंजीनियर है। और तीसरा, जो बन रहे थे इंजीनियर, उनके लिए सबसे अच्छा था कि उनकी शादी अच्छी होगी। उस ज़माने में इंजीनियर्स का शादी का मार्केट ऊँचा था बाकी के मुकाबले। दूसरे नंबर पर डॉक्टर थे, बाकी फिर पीछे थे। तो हमें भी भेजा गया, कई लोगों को। अब साइंस कॉलेज में बहुत से जब हम लोग आए एक साथ, तो कुछ लोगों को लगा कि हम गलत जगह फँस गए। हमें साइंस की पढ़ाई शायद नहीं करनी थी। साइंस का ज़माना था। भिलाई स्टील प्लांट जैसा बड़ा प्लांट, देश का जो गौरव है, 1954-55 में बन चुका था। वहीं नौकरी मिलती तो ज़िंदगी में स्थायित्व आ जाता, सब माँ-बाप सोचते थे। लेकिन हमें लगता था कि कोई गड़बड़ है, और मेरे साथ तो व्यक्तिगत गड़बड़ हो गई थी। जब मैं मैट्रिक क्लास में था, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, मैं राम मनोहर लोहिया के चक्कर में आ गया था, उनसे प्रभावित हो गया था। तो मुझे लगता था कि राजनीति में जाना चाहिए। फिर मुझे लगता था वकील बनना चाहिए। राजनांदगांव में एक वकील थे, राजकुमार शुक्ल, हमारे बिरादरी के थे, बड़े सफल वकील। वो विधायक भी बने। ये राजकुमार शुक्ल नाम बड़ा रोमांचक नाम है। महात्मा गांधी 1917 में जब चंपारण गए थे, नील सत्याग्रह के मामले में, जहाँ से गांधी जी प्रसिद्ध हुए, 1915 में विदेश से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। वहाँ अच्छे अच्छे नेता उनको नहीं ले जा सके, लेकिन एक आदमी उनके पीछे पड़ गया। जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे, वो पीछे लगता था कि चलिए, आपको नील सत्याग्रह में जो किसान हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, आप कैसे बड़े नेता, आपको जाना चाहिए, और कोई नहीं जा रहा है। आखिर आग्रह करके वो कैसे भी ले गया उनको, और गांधी को गांधी किसने बनाया? उस अज्ञात आदमी का नाम है राजकुमार शुक्ल। इसलिए मुझे नाम बहुत रोमांचित करता था। मेरे राजनांदगांव शहर में एक और नाम है, किशोरी लाल शुक्ल। जो लोग सुन रहे हैं या उनको जानते हो, बड़ा दबंग नाम है। वो पहले वकील थे, बीएलसी मिल्स के मैनेजर बने, बाद में दिग्विजय कॉलेज की स्थापना की, उसके प्राचार्य बने। मैं उनसे बहुत प्रभावित था। तो मुझे लगता था कि मुझे इन लोगों की तरह वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनने से क्या होगा। लेकिन खैर, मुझे भेजा गया, तो मैं आके पहुंचा साइंस कॉलेज में। जैसे चावल के थाल में कुछ कंकड़ होते हैं, तो माताएं बहनें जब उनको चुनती हैं, तो वो कंकड़ दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वो सफ़ेद रंग के होते हैं। लेकिन जब खाना खाने बैठो, चावल का भात बनाकर खाओ, तो कंकड़ गड़ते हैं। हम कुछ छात्र वहाँ इसी तरह के थे। पूरे के पूरे साइंस कॉलेज के छात्र मित्रों उसी तरह से। पहले हम नहीं समझा सकते थे, आपको अब समझा सकते हैं। आप लोगों ने आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी। थ्री इडियट्स में जो एक रटने वाला कैरेक्टर है, जो रटता रहता है, चतुर नाम का, अधिकांश विद्यार्थी उसी तरह के थे कि उनको अपना जीवन बनाना था, सब कुछ कुर्बान करके इंजीनियर बनना था। और हम कुछ नामालूम नालायक इस तरह के थे कि हमें वो नहीं बनना था, हमें ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना था। उनमें 3-4 नाम थे। हम आपस में टकराए, और फिर हम एक साथ हो गए। अंग्रेजी में कहावत है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक तरह के पक्षी एक साथ होते हैं। उसमें एक लड़का था, प्रभात। वो रायगढ़ से आया था, प्रभात कुमार त्रिपाठी। मैं राजनांदगांव से आया था। एक लड़का बिलासपुर से आया था, श्री कुमार अग्रवाल। चौथा एक जबलपुर से आया था, देवदत्त माधव धर्माधिकारी। मैं, प्रभात और श्री कुमार तो केमिस्ट्री में पहले साल में फेल हो गए। तकदीर से मुझे कंपार्टमेंट मिला, साल बर्बाद नहीं हुआ। अगर मैं कंपार्टमेंट पास कर लूँ तो बचेगा। मैंने किसी तरह पास किया, मेरा साल बचा। लेकिन प्रभात उल्टे पर वापस भागा रायगढ़, बोला मुझे ना रायपुर में रहना है, ना मुझे साइंस पढ़ना है। और वहाँ जाकर उसने आर्ट्स क्लासेस ज्वाइन की, साहित्य का विद्यार्थी बना, धीरे धीरे हिंदी साहित्य की सेवा में आया। और आज आप मैं कह सकता हूँ कि प्रभात त्रिपाठी हिंदुस्तान के सबसे बड़े लेखकों में, आलोचकों में, कवियों में
गद्यकारों में उसकी गिनती होती है। वो एक बड़े बाप का बेटा था। उसके पिता किशोरी मोहन त्रिपाठी एक स्वतंत्रता संग्राम सैनिक थे। वे भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। श्री कुमार अग्रवाल भी एक बड़े परिवार से आया था, बिलासपुर के संभ्रांत परिवार से, धनी परिवार से, ठीक ठाक परिवार से। वो भी वापस लौटा और वापस लौटकर उसने लॉ की पढ़ाई की। बिलासपुर में वकील बन गया, राजनीति में चला गया, बिलासपुर नगर निगम का मेयर भी बना। बाद में जब मैं बहुत दिन बाद वकालत करने पहुंचा तब मेरे साथ सीनियर एडवोकेट बना और हम दोनों अपने पुराने दिनों की याद करते थे। देवदत्त माधव धर्माधिकारी तो एक और बड़े परिवार से थे। सर्वोदय के बड़े नेता दादा धर्माधिकारी हैं, उस परिवार से देवदत्त धर्माधिकारी आया था। लेकिन श्री कुमार और भाग तो लौट गए, हम और देवदत्त टिके रहे। हमने फैसला किया कि हमें किसी भी कीमत पर बीएससी करना है। उसके पहले घर नहीं लौटेंगे, घर लौटने की कोई स्थिति नहीं है। रोते धोते हम लोग हॉस्टल में साथ में थे। किसी तरह हमने पढ़ाई की और बीएससी पास कर लिया। बीएससी पास करने के बाद देवदत्त ने कहा, यार अब ये साइंस नहीं झेली जाएगी, हम एमएससी नहीं कर सकते, हम इंजीनियर नहीं बन सकते, हमें अपने रास्ते तलाशने पड़ेंगे। हम दोनों ने तय किया कि चलो दोनों अंग्रेजी भाषा और साहित्य को गोमाता समझकर उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं और ये जिंदगी की बैतरनी पार करेंगे, अंग्रेजी में एमए करते हैं। देवदत्त ने भी अंग्रेजी में एमए किया, मैंने भी अंग्रेजी में एमए किया। मैं तो रायपुर में ही रहा, छत्तीसगढ़ का हूँ, कहाँ जाता। देवदत्त अपने घर बैतूल चला गया, बैतूल से फिर नागपुर चला गया। मैं कई बार उससे मजाक करता, यार तू कैसे शहर का है, ये बैतूल में अगर बीच का तू निकाल दो तो तेरे शहर का नाम तो बैल हो जाता है, और तेरे आसपास तो सब जानवरों वाले शहर हैं। एक घोड़ा डोंगरी है, एक भैंसदेही है, क्या तुम्हारे यहाँ अकल से बड़ी चीज़ का ज़्यादा रोजगार होता है जो भैंसदेही में रहते हो। वो हंसता। लेकिन नागपुर जाने के बाद उसने एमए किया, लॉ किया और जबलपुर में उनके रिश्तेदार थे, वहाँ प्रैक्टिस करने लगा, बड़ा वकील बना, हाई कोर्ट जज बना, सुप्रीम कोर्ट जज बना, और अब वो रिटायर होकर के जबलपुर में रहता है। मैं जिंदगी के धक्के खाता खाता आखिर बहुत मुश्किल से मेरी वकालत शुरू हुई। 8 साल बाद नौकरी की, 2000 बनने में छत्तीसगढ़ बना, 2000 में तो बिलासपुर हाईकोर्ट बना। तब हम फिर से एक साथ पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद मेरी प्रैक्टिस जमने लगी। 3-4 साल में मेरी प्रैक्टिस काफ़ी ठीक हो गई और मेरी प्रैक्टिस को प्रोन्नत करने में चीफ जस्टिस अनंत कुमार पटनायक का बड़ा हाथ है। मैंने पिछली बार भी उनकी याद की है, मैं आज फिर से याद करूँ। लेकिन उसके बहुत पहले मैं जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दुर्ग में प्रैक्टिस करता था, तब 1977 में एक बार मुझे किसी मुकदमे में अंबिकापुर सरगुजा जाना पड़ा। जब वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया कि साहब नए डिस्ट्रिक्ट जज बहुत अच्छे हैं, ग्वालियर से आए हैं, बड़े सुरुचि संपन्न हैं, इनकी भाषा बहुत अच्छी है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और ये हर मुकदमे को ठीक से पढ़ के आते हैं, लोगों को समझाते हैं, एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट जज आए। मैंने जाके अदालत में देखा तो मैं पहचान गया। मैंने कहा इनके साथ तो कई बार मैं खड़ा हो चुका हूँ जब ये वकील थे ग्वालियर में। मैं 1972 से राजस्व मंडल के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मामलों में ग्वालियर जाता रहा, जो उसका मुख्यालय था, और इनके साथ कई मुकदमे मैंने देखे और उनके साथ कई बार मैं खड़ा हुआ। ये तो रमेश चंद लाहौटी हैं, इनसे मेरा पुराना रिश्ता है, इनसे मेरी पुरानी जान पहचान है। और फिर वो दोस्ती एक तरह से कायम हो गई जो चलती रही। लेकिन रमेश चंद लाहौटी ने ज़िला न्यायालय की नौकरी छोड़ी, फिर से वकालत में लौटे और फिर हाई कोर्ट जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट जज बने और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। जब वो चीफ जस्टिस हो गए तब एक घटना हुई। तब तक मैं बिलासपुर में प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे पास एक छोटी सी मारुति कंपनी की गाड़ी थी, उसको चलाते हुए कार को मैं चला जा रहा था, मारुति 800। रायपुर से 10 किलोमीटर आगे निकला बिलासपुर की तरफ तो राजभवन से रायपुर के टेलीफोन आया, राज्यपाल के सेक्रेटरी केसरी का, कि महामहिम आपको तत्काल बुला रहे हैं, वापस आइए, आप गाड़ी रोकिए अपनी, महामहिम आपके साथ भोजन करेंगे और वो भोजन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी अजब तरह की खबर थी कि राज्यपाल मेरे साथ भोजन करने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं तो छोटा सा एक मामूली सा वकील हूँ और राज्यपाल है। लेकिन अब उनके सेक्रेटरी ने फ़ोन किया तो मुझे वापस आना पड़ा। आया, राज्यपाल ने अच्छे से अवगत की, साथ बिठाया, खूब सी बातें की, अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद उन्होंने किसी से कहा इंटरकॉम पे, दिल्ली वालों से बात कराओ। मैं कुछ समझा नहीं। दिल्ली से फ़ोन आया,
तो मुझसे कहा कि आप बात करिए। तो मैंने कहा साहब मैं किससे बात करूं, कौन दिल्ली वाले हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बोले आप टेलीफोन उठाइए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं टेलीफोन मैंने उठाया, उधर से आवाज़ आई, कनक जी कैसे हैं, प्रैक्टिस कैसे चल रही है, क्या हाल चाल है आपके हाई कोर्ट के। मैं पहचान गया। मैंने कहा साहब आपने मुझसे बात की राजभवन के माध्यम से, मैं तो परेशान हूँ, कोई गड़बड़ है क्या। उन्होंने कहा नहीं कनक जी आप तो जानते हैं, हमारे मित्र हैं, कि हाई कोर्ट जज बनने के लिए किस तरह से नाम दिल्ली में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, आप तो जानते हैं, हमारे पास आए होंगे। लेकिन देवदत्त धर्माधिकारी आपके मित्र हैं, आपके साथ पढ़े हैं, हॉस्टल में रहे हैं, वो बैठे हैं, वो मेरे भी मित्र हैं। उन्होंने कहा कि कनक तिवारी से पूछो, सही नाम भी मिल सकते हैं कुछ, फिर विचार करें कि किसको करना है। मैंने कहा महाराज मैं कैसे बताऊं साहब, फिर भी आप कह रहे हैं तो कोशिश करता हूँ। फिर मैं सोचता रहा, चूंकि मैं प्रैक्टिस करता था, मैं सबको जानता था, तो मैंने ईमानदारी के साथ दो नाम बताया कि आप धीरेन्द्र कुमार मिश्रा को और सुनील कुमार सिन्हा को, इनके नाम पर विचार करिए, मुझे लगता है कि इनका जज बनना ठीक होगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये नाम हम नोट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि साहब मैंने जिनके नाम बताए हैं उनको आप जज बनाए, कोई आवश्यक नहीं है। बोले जब वो फाइनल होगा तब आपको अपने आप पता लग जाएगा, आपने जो बताया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। असल में मैं 26 जुलाई 1940 को पैदा हुआ, देवदत्त धर्माधिकारी 14 अगस्त 1940 को पैदा हुए, और लाहौटे पैदा हुए 1 नवंबर 1940 को। हम बराबर उम्र के थे। उसी समय जब वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उसके पहले ये तय हुआ कि हमारा नया हाईकोर्ट कहीं बनेगा। तब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस SR नायक थे जो कर्नाटक के थे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S राजेंद्र बाबू थे, वो भी कर्नाटक के थे। तो उन दोनों ने आपस में तय किया, हम लोग को क्या पता होगा, वकीलों से कौन पूछता, और पूछने की ज़रूरत भी क्या है। उन्होंने तय किया कि हमें अमुक जगह हाईकोर्ट बनाना है, उसकी नई बिल्डिंग बनाना है। वो बिलासपुर से रतनपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर कहीं उन्होंने ज़मीन देखी, पसंद किया, और उसका शिलान्यास करना था। तो ऑनलाइन शिलान्यास किया उन्होंने, और शिलान्यास ऑनलाइन जब किया तो दक्षिण पूर्व रेलवे के रेलवे इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम किया, और वहाँ बटन दबा के शिलान्यास होना था। लेकिन बहुत से वकीलों को पसंद नहीं था, वहाँ लोग ज़्यादा गए नहीं। तब चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उन्होंने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आदेश दिया कि उन्हें कार्यक्रम में श्रोता बन के बैठना है। तब वो कार्यक्रम हो पाया। ये बात मुझे मालूम थी क्योंकि अखबारों में छपी थी। मुझसे लाहौटी ने पूछा कि आप ये बताइए, नया हाईकोर्ट बनना है, कहाँ बनना चाहिए। तो मैंने कहा साहब कहाँ बनना चाहिए का फैसला तो आप करेंगे, लेकिन कहाँ बन रहा है इसकी सिफारिश जो हुई है वो बहुत दिलचस्प है। मैंने अखबारों में पढ़ा है, खासतौर से सबसे बड़े अखबार भास्कर में, कि उस कार्यक्रम में कोई नहीं पहुंचा तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के हाईकोर्ट के कर्मचारियों को चीफ जस्टिस से बैठा दिया, श्रोता बना के, और कार्यक्रम हो गया। बोले ऐसा हुआ है। मैंने कहा इसी तरह हुआ है, और हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट रायपुर की तरफ बने ताकि उसको हाईकोर्ट को फायदा मिले, राजधानी की तरफ बने, उल्टे तरफ क्यों बन रहा है। राजेंद्र बाबू बमुश्किल 2-3 महीने के चीफ जस्टिस थे, और गर्मी की छुट्टी के तत्काल बाद उनको हट जाना था, लाहौटी को बनना था, ये स्थिति थी उस समय की बात। तो उन्होंने कहा कि ये जो छपा है कैसे बताएंगे। तो मैंने अपने जूनियर एडवोकेट जितेंद्र पाली से कहा कि हमारा जो दफ्तर, हमारा चैम्बर है, निजी चैम्बर, वो दैनिक भास्कर कार्यालय के पड़ोस में है। तुम जाओ और जितने अखबारों की कतरन मिलती है, खासतौर से भास्कर की, निकालो और तत्काल चीफ जस्टिस के इस नंबर पर फैक्स करो। उसने बहुत तेजी से काम किया, और थोड़ी देर में फैक्स चीफ जस्टिस के टेबल पर आ गया। मैं वहीं बैठा था, जस्टिस धर्माधिकारी बैठे थे, और शायद हिमाचल या कहीं किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिनों आए थे। हम लोगों का भोजन एक साथ था। तो उन्होंने चीफ जस्टिस से देखा तो बोले कनक जी आपने बड़ा काम कर दिया है, अब देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैं वहाँ से सिंगापुर अपनी बेटी के पास जा रहा था, और फिर वहाँ से लौटना था। काफ़ी दिन वहाँ रहने के बाद जब मैं लौट के आया, तब तक लाहौटी चीफ जस्टिस हो गए थे, और जो जगह हमने तजवीज़ की थी उसका देखभाल की लोगों ने बताया होगा, वो जो पहले तय हुई थी रतनपुर रास्ते पर, उसको खारिज किया, और रायपुर की तरफ जो अभी हाईकोर्ट जहाँ पर है उस जगह में हाईकोर्ट बनाया गया। लेकिन हाँ, इससे उन्होंने कम से कम पूछा था। लाहौटी से और धर्माधिकारी से बौद्धिक बातें भी होती थी। हम लोग उन वकीलों में नहीं थे। मैं अपने सारे मुकदमे हाईकोर्ट के खुद नहीं लड़ता था,
जिला अदालत में बहुत व्यस्त होने के कारण मुझे हाईकोर्ट में मुकदमे दूसरे वकीलों को देने पड़ते थे। और जब मेरा दोस्त डीएम धर्माधिकारी हाईकोर्ट का वकील बन गया, जो बहुत अच्छा वकील था, और उसे मामला मैंने देना शुरू किया, तो जाना पड़ता था बीच बीच में, लाहौटी से बीच बीच में मुलाकात करनी पड़ती थी। तब हम लोग संविधान के कई विषयों पर बातचीत करते थे कि भारत का संविधान क्या है, ये कैसे बना, इसका क्या होना चाहिए, आगे इसका क्या भविष्य होगा। इस तरह की बहुत सी बातें करते थे। तभी लाहौटी ने मुझसे कहा कि कनक जी, मैं भारत के संविधान की उद्देशिका को, प्रियम्बल को उसकी आत्मा मानता हूँ, और मैं उस पर एक किताब लिख रहा हूँ। प्रियम्बल के शीर्षक से 2004 में लाहौटी की किताब छपी। उस किताब को मैंने पढ़ा, उसकी समीक्षा की, उस किताब को लेकर उनसे बात करी। फिर मैंने कहा कि माय लॉर्ड, मैं भी एक किताब लिख रहा हूँ, और मैं हिंदी में लिखूंगा, क्योंकि मैंने राम मनोहर लोहिया को वचन दिया है उनके कहने से कि हिंदी में लिखना है। मेरी किताब का शीर्षक होगा संविधान का सच। तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए, आपकी किताब के शीर्षक का एक एक शब्द मुझे अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहेंगे तो उसकी भूमिका मैं लिख दूंगा। 2006 में मेरी किताब छपी, संविधान के का सच के नाम से, और उसकी भूमिका लाहौटी ने लिखी। मैं दो तीन पंक्तियां, कुछ पंक्तियां जो उन्होंने प्रस्तावना में लिखी हैं, मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि वैसे तो याद रहती नहीं। उन्होंने लिखा कि मैंने श्री कनक तिवारी की कृति संविधान का सच को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। कदाचित यह पुस्तक ही नहीं, एक दस्तावेज है। पहला दस्तावेज जो भारतवर्ष के संविधान के व्यावहारिक पक्ष की करुण कहानी मर्मस्पर्शी भाषा में आलेखित करता है। यह कृति बुनियादी अवधारणाओं पर सचमुच पहला जन विमर्श है। भारत के संविधान का पहला शब्द हम लोग है। संविधान में कुछ भी सार्वभौम नहीं है, सार्वभौम है तो हम भारत के लोग। ये पुस्तक संविधान को लेकर भविष्य मूलक है। इस पुस्तक में ऐसे अनेक उदाहरण और घटनाएं हैं जो संविधान के सच को समझने में हमारी सहायता करती हैं। पुस्तक की सभी उपपत्तियों से सहमति अनिवार्य नहीं है। असहमति ही किसी पुस्तक को ज्यादा चर्चित और स्वीकार्य बनाती है। लेकिन इसके बावजूद इस कृति का मूल संदेश उन करोड़ों व्यक्तियों की पैरवी करने से है जिनके अधिकारों के लिए संविधान रचा गया है, लेकिन उस पर अमल अब भी ठीक से नहीं हो रहा है। लेखक के इस तर्क से मेरी सहमति है कि संविधान की उद्देशिका ही संविधान की आत्मा है। इस उद्देशिका को साकार करने के लिए पूरा संविधान सक्रिय, चिरंतन और गतिशील है। मुझे उम्मीद है कि संविधान के इतिहास और भविष्य को एक साथ इस देश की सबसे महत्वपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करने के लिए यह कृति एक महत्वपूर्ण दीप स्तंभ प्रमाणित होगी। लाहौटी मुझसे पता नहीं उस किताब को लेकर बहुत खुश थे, और उस किताब को उन्होंने कहा कि मैं अपने ब्रीफकेस में रखता हूँ। और चीफ जस्टिस होने के नाते और रिटायर होने के बाद भी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जज थे। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर इत्यादि जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर उनके व्याख्यान होते थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, संविधान को लेकर। तो जगह जगह मेरी किताब का उल्लेख करते थे। मुझे बड़ा रोमांच होता था जब कई हाई कोर्ट के जज मुझे टेलीफोन करते थे कि हम भी आपकी किताब देखना चाहते हैं। माय लॉर्ड जस्टिस लाहौटी ने उसकी तारीफ की है, कहाँ मिलेगी ये किताब। एक और घटना उस समय हुई। मैं उन्हीं दिनों रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर का हाईकोर्ट में वकील था। रविशंकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1 नवंबर को हुई। छत्तीसगढ़ की स्थापना और मध्य प्रदेश की उसके पहले 1956 में स्थापना 1 नवंबर को हुई। रविशंकर शुक्ल की स्मृति में रविशंकर विश्वविद्यालय में एक वार्षिक व्याख्यान होता है। तब वहाँ के वाइस चांसलर लक्ष्मण चतुर्वेदी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे वकील भी हैं, आप किस राज्य के भी हैं, संविधान के ज्ञाता भी हैं, वकील हैं, हमें कोई ऐसा नाम बताइए कि हम एक अच्छा व्याख्यान करा सकें। तो मैंने उनसे कहा था कि आपका विश्वविद्यालय 1 नवंबर को पैदा हुआ, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ पैदा हुआ, और एक आदमी और है जो 1 नवंबर को पैदा हुआ, वो भारत का चीफ जस्टिस रह चुका है। तब मैंने लाहौटी का नाम बताया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। मैंने लाहौटी से बात करी। लाहौटी ने कहा मैं आके भाषण दूंगा। लाहौटी तैयार हो गए, भाषण देने आए। संयोग से मुझको और मेरी पत्नी को किसी साहित्यिक कार्यक्रम को लेकर उसी समय इंग्लैंड जाना था। तो हम उनसे मिलने रविशंकर विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस पहुंचे और हमने माफ़ी मांगी कि
माय लॉर्ड हमको जाना पड़ रहा है, आपका भाषण हम नहीं सुन पाएंगे, वरना हम रुकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इसी समय अचानक 2 हाईकोर्ट के जज आए, सतीश चंद्र अग्निहोत्री और सुनील कुमार सिन्हा, चीफ जस्टिस से मिलने। मेरे सामने चीफ जस्टिस ने कह दिया कि भाई तुम लोग हाईकोर्ट जज हो, अगर संविधान के मर्म को, उसकी आत्मा को ठीक से समझना है तो कनक तिवारी जी की किताब संविधान का सच अपने पास रखो, इसको पढ़ो पूरे का पूरा। मैं तो आपको अपने ब्रीफ केस में रखता हूँ। और किताब मेरी दिखाई उन्होंने और मेरी तारीफ की। मुझे अटपटा लगा और दोनों माननीय जजों के चेहरे से जो भाव टपक रहे थे, उनको भी ठीक इस तरह से नहीं लग रहा था कि एक वकील की तारीफ जज के मुंह पर इस तरह से करें। तो जज जज होता है, वकील बेचारा वकील होता है, लेकिन अब ठीक है, लाहौटी को जो प्रेम से कहना था वो उन्होंने मेरे लिए कह दिया। वो एक घटना वो भी हुई। मैंने आपसे कहा कि मैं दिल्ली जब जाता था तो धर्माधिकारी से और लाहौटी से अक्सर मिलता था। देवदत्त धर्माधिकारी मेरे जिगरी दोस्त रहे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुमको एक किताब देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी सजाया हूँ, बाजार में नहीं मिलती। उस किताब का नाम था गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधीवादी या गांधी जी का संविधान। वो किताब वर्धा के सेक्सरिया कॉमर्स कॉलेज के उस समय के प्रिंसिपल श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखी थी। वो किताब मैंने पूरी की पूरी उसकी फोटोकॉपी की, मेरे पास है, और उसको मैंने पढ़ा। उस किताब की भूमिका महात्मा गांधी ने लिखी और कहा कि इसमें सारे के सारे विचार मेरे आ गए हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मुझे लिखना होता तो मैं इससे अच्छी किताब नहीं लिख सकता था जो प्रोफेसर प्रिंसिपल अग्रवाल ने लिखी। उनके एक रिश्तेदार छत्तीसगढ़ सरकार में अधिकारी थे। मैंने उनसे बात की, भरत अग्रवाल से। उन्होंने कहा हमारे उनके बेटे रिश्तेदार हैं, मैं बात करता हूँ। मैंने कहा उस किताब को छपाया जाए। उनके बेटे से बात करी, परिवार में किसी सदस्य से बात करी, तो उन्होंने अपने पिता या रिश्तेदार या पूर्वज जो भी थे उनकी किताब को छपाने के में दिलचस्पी लेने के बदले कहा कि हमें रॉयल्टी कितने मिलेगी। अब ऐसी किताब को लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा, ये एक संकट होता है, छापेगा कौन, संकट और बात वहीं के वहीं होगी। शिब्बन लाल सक्सेना नाम के संविधान सभा के सदस्य थे और लोगों के अलावा उन्होंने खटपट की थी। शुरू में कहा था कि जो संविधान हम बना रहे हैं गांधी जी से दूर जा रहा है, और गांधी जी के कॉन्स्टिट्यूशन के की जो किताब थी प्रोफेसर अग्रवाल की, प्रिंसिपल अग्रवाल की, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। लेकिन मैं कह सकता हूँ विनम्रता के साथ कि नेहरू और अंबेडकर ने उनको तरजीह नहीं दी और गांधी जी एक तरह से संविधान से बाहर चले गए। मैंने लाहौटी से एक बार और कही थी कि मैंने आपके कई फैसलों का फ़ायदा उठाया, हाईकोर्ट की वकालत, लेकिन कई फैसले ऐसे हैं जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आपका दोस्त होने के नाते, एक साथी वकील होने के नाते मैं आपसे जिरह करना चाहता हूँ। बोले एक आध दिन बैठेंगे, आप तैयारी करके आइए और मैं भी तैयारी करता हूँ, और दोनों बैठ के तय करते हैं कि कौन कौन से मामले में आपको मुझसे तकलीफ़ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन लाहौटी असमय चले गए, वो जीवन में दिन नहीं आया, इसका मुझे दुख है। मैंने एक आखिरी उलाहना उनसे और किया था। हमारे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 6-7 महीने के लिए चीफ जस्टिस अनंत कुमार पटनायक आए थे। बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हाईकोर्ट बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था। अचानक उनका तबादला चीफ जस्टिस लाहौटी ने जबलपुर कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा ये हाईकोर्ट अभी 2000 में बना है। माय लॉर्ड, जबलपुर हाईकोर्ट तो 1956 में बना है। एक बने बनाए हाईकोर्ट में आप इनको ले गए। उन्होंने कहा नहीं, आप ठीक कहते हैं अपने हिसाब से, लेकिन बड़े हाईकोर्ट में इनकी ज़रूरत थी। ज़्यादा मामले हैं, बहुत वकील हैं, कई समस्याएं हैं, और अनंत कुमार पटनायक को एक छोटे हाईकोर्ट में बहुत दिन तक रखना ठीक नहीं था। हम उनकी बेहतरी के लिए और हाईकोर्ट की बेहतरी के लिए, न्याय प्रक्रिया की बेहतरी के लिए, न्याय देने की पद्धति की बेहतरी के लिए हम उनको यहाँ से जबलपुर ले गए हैं। खैर, उससे छत्तीसगढ़ का नुकसान तो हुआ। अगर पटनायक रहते तो शायद हमारा हाईकोर्ट कुछ पहले से बेहतर होता। हाईकोर्ट से आज तक, हमारे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं गया। पहली बार जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा आप पहुँचे हैं। वे छत्तीसगढ़ के हैं, रायगढ़ के हैं। उन्होंने जबलपुर में प्रैक्टिस की, बिलासपुर में प्रैक्टिस की, एडवोकेट जनरल रहे, फिर हाईकोर्ट जज हुए, फिर चीफ जस्टिस हुए और अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मैं कह सकता हूँ बिना किसी लाग लपेट के, हाईकोर्ट में जितने भी मेरे समय में एडवोकेट्स रहे हैं जो बाद में जज भी हुए, उनमें प्रशांत कुमार मिश्रा मेरी समझ में, मेरी दृष्टि में मुझे सबसे अधिक प्रिय रहे हैं। और अगर वो ठीक ठाक चले, जिसकी उम्मीद है,
तो अभी उनके पास समय है। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में कभी न कभी छत्तीसगढ़ के इस लाडले सपूत का कोई झंडा गड़ेगा, ऐसी मुझको उम्मीद लगती है। मैं लाहौटी की स्मृति में आपसे केवल इतनी बातें कह पाया। आपको बहुत-बहुत नमस्कार।